हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3.4। मतलब ये यूनिट 3 का ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। टेंडर होता क्या है, नोटिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि नोटिस जो इन्वाइट किया जाता है, टेंडर इन्वाइट करने से पहले पेपर में नोटिस निकाले जाते हैं, उस नोटिस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और कितने तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल, इन दोनों के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में। मतलब टेंडर जो फिल किए गए हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें अटैच रहते हैं। ठीक है, और इन सब के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कि वो टेंडर है, और जिसके बारे में जानकारी पेपर में दिया जाता है वो टेंडर नोटिस हो गया। ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट में देखेंगे इसका डिफिनीशन। पहले, टेंडर डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज ऑनर डिपार्टमेंट विच गिव्स डिटेल प्रोसीजर अबाउट टेंडरिंग एंड फिलिंग द टेंडर। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, जो कि किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए और ऑनर के लिए। डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के लिए भी जो कि आपको टेंडर को फिल करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मतलब कहने का ये कि कोई पीटी वर्क अगर नहीं हो रहा हो, यानी कोई मेजर वर्क हो रहा हो, यानी कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा हो या फ्लाईओवर बन रहा हो या रोड कंस्ट्रक्शन होना हो, तो ये पीटी वर्क में नहीं आते हैं। ठीक है, ये मेजर वर्क में आते हैं। तो उसके लिए हमें एक डिटेल टेंडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म होते हैं। उन सब के कॉम्बिनेशन को टेंडर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है, देखते हैं उसके बारे में। फर्स्ट वन होता है सबसे पहले टाइटल पेज। टाइटल पेज का मतलब यह है कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसको कहा जाता है टाइटल पेज, जिसमें डिटेल्स रहेगा। किसका, नेम ऑफ वर्क, यानी कौन से काम इसमें, किस काम के लिए टेंडर है तो उस काम का नाम रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट नंबर रहेगा यहाँ पर, और एस्टिमेटेड अमाउंट भी यहाँ पे रहता है टाइटल पेज के बारे में। टोटल यहाँ पर 12 डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन है। टाइटल पेज, इंडेक्स, टेंडर नोटिस, जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म्स, शेड्यूल क्या है, ABC, 3 तरह के शेड्यूल होते हैं, स्पेसिफिकेशन है, कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग एंड शेड्यूल, रेट के बारे में। टोटल 12 है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टाइटल पेज। इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज होता है, जैसे कि बुक का आप सबसे पहले टाइटल देखते हैं, उसके बाद इंडेक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से टाइटल पेज होगा सबसे पहले, जिसमें मेंशन होगा नेम ऑफ वर्क का मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट नंबर मेंशन होगा, और एस्टिमेटेड अमाउंट, जो कि आपको हमने पिछले टेंडर में बताया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में एस्टिमेटेड कॉस्ट वहाँ पर रहता है, उसी का कुछ परसेंटेज होता है जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को उससे लिंक रहता है। ठीक है, तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट भी उसमें मेंशन होता है। टाइटल पेज में यही 3 चीज़ आपको मिलेंगे। दूसरा है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जैसे बुक का आप देखते हैं कि यह चैप्टर नंबर इतने पेज पर है, तो उसी तरह से आइटम जो वर्क है उसके बारे में मेंशन रहता है उसके पेज नंबर के साथ में। ठीक है, जो भी उसमें कंटेंट है, या तो मटेरियल के बारे में टेंडर है या फिर वर्क के बारे में टेंडर है, तो उसके रिगार्डिंग उसका कंटेंट पेज नंबर के साथ यहाँ पर अटैच रहता है, वो होता है इसका इंडेक्स। नेक्स्ट है टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस में इट कंटेन द टेंडर नोटिस इन्वाइटिंग द कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर को जो नोटिस इनवाइट किया गया है टेंडर का, ठीक है, उसके बारे में मेंशन रहता है। टेंडर नोटिस गिव्स द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन pertaining to टाइम ऑफ completion, लोकेशन, अर्नेस्ट मनी, एस्टिमेटेड कॉस्ट etc। मतलब टेंडर नोटिस जो होता है ये आपका एक इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कि कंडीशन किसके रिगार्डिंग, टाइम ऑफ कंप्लीशन कि कब कितना दिन में कंप्लीट होगा। जैसे कहा गया 2 साल, तो 2 साल में कौन से समय, रेनी सीजन को इंक्लूड किया है कि इंक्लूड नहीं किया है, उसके बारे में मेंशन होना चाहिए।
ठीक है। तो वो आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा, लोकेशन, किस लोकेशन पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में, अर्नेस्ट मनी, एस्टिमेटेड कॉस्ट, इन सब के बारे में डिटेल्स इसमें होता है टेंडर नोटिस। तो इससे हमें हेल्प मिलता है कि इन सब चीज़ों को एक साथ वहाँ पर डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको कई चीज़ें मेंशन होती हैं। पहला चीज़ कि टेंडर जो लिखा गया है पेंसिल से नहीं लिखा होना चाहिए, ये आपको पेन से लिखा होना चाहिए, इंक से लिखा होना चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो रेट को लिखे हुए हैं, कोर्स जो आइटम रेट को मेंशन किए हुए हैं उसमें, वो दोनों में लिखा होना चाहिए। एक वर्ड में, जैसे 100 रुपीज़ लिखना है तो 100 इसको अंक में भी लिखना है, और वर्ड में भी लिखना है, वर्ड में HUNDRED इस तरह से। तो अंक में और वर्ड में दोनों में ही इसको लिखा होना चाहिए जितने भी आपके उसमें रेट को भरा गया है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का साइन सभी पेज पर होना चाहिए। तो ये सब इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। टोटल अमाउंट जो होता है, टोटल अमाउंट शेड्यूल बी में ही कैलकुलेट हुआ होना चाहिए। ठीक है। और ओवर राइटिंग डॉक्यूमेंट पे नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों का इसमें जिक्र होता है जनरल इंस्ट्रक्शन में, कि टेंडर आप फिल कर रहे हैं तो उसमें कहीं ओवर राइटिंग कटकुट नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं काटे हैं, कोई चेंजेज किए हैं, तो वहाँ पर किसके द्वारा चेंज किया गया उसका साइन होता है। ठीक है। इनिशिएटिंग साइन उसका होता है, और उस डेट में, किस डेट में इसको चेंज किया गया है, तो वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है चेंज करना तो उसमें काटा गया है तब, अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए, इसी से बचते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायर्ड है काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को, वो खुद से उसको इंतजाम करना होता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन में मेंशन होती है। अगर कोई वहाँ पर ट्रीज़ है जहाँ आप काम करने वाले हैं तो उसको रिमूव करना, कोई बुशेज है उसको रिमूव करना भी कॉन्ट्रैक्टर का ही काम होता है, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा मालिक की तरफ से, ऑनर की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन में वहाँ पर मेंशन होती हैं। ठीक है। बात करते हैं स्पेशल कंडीशन का। स्पेशल कंडीशन का मतलब ये है कि देखिए, स्पेशल कंडीशन किसके रिगार्डिंग होता है, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, और जो मतलब कि आप जो इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, आप कंस्ट्रक्शन में जिस वर्क आप टेंडर लिए हैं उसमें जो इक्विपमेंट यूज करेंगे उसके रिगार्डिंग, इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, उसके टैक्स के रिगार्डिंग, और लेबर एमिनिटीज़ के रिगार्डिंग, यानी श्रम सुविधाएं के रिगार्डिंग आपको जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल आपको करना है कि इसके रिगार्डिंग है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल कि कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ये अरेंजमेंट करना होता है कि जहाँ पर उसने काम करना है उसके लिए टेम्प्रोरी हाउस बनाना अपने स्टाफ के लिए। ठीक है। जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर एक देखते होंगे कि कोई कंटेनर ला करके रख देता है जिसमें उसका ऑफिशियल वर्क होता है, या किसी को रेस्ट करना है तो वहाँ पर बैठ करके उसे रेस्ट करता है वहाँ पे। ठीक है। तो उसका अरेंजमेंट करना ये कॉन्ट्रैक्टर का ही वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्टर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑनर की तरफ से ये सब सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ठीक है। सेकेंड कह सकते हैं ये कि कॉन्ट्रैक्ट, जब आप टेंडर भर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर ये मेंशन करना होता है, कम से कम 2 सिविल इंजीनियर, जो क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर के बारे में वहाँ पर मेंशन करना होता है, और उसके क्वालिफिकेशन के साथ में कितना एक्सपीरियंस है, कौन सा क्वालिफाइड है, बीटेक है कि एमटेक है, और कितना एक्सपीरियंस है, इसके बारे में टेंडर नोटिस के समय उसको मेंशन करना होता है। जो टाइम लिमिट उसने दिया हुआ है वो टाइम लिमिट में रेनी सीजन इंक्लूड है कि नहीं है, उस बात का उसमें मेंशन रहता है। तो ये सब स्पेशल कंडीशन में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर के लिए स्पेशल कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्टर शुड ऑल्सो सबमिट ए लिस्ट ऑफ डिटेल वर्क इन हैंड एंड नेम्स ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को ही ये डिटेल्स जो है ये सबमिट किए हुए हैं लिस्ट का, जिस वर्क के लिए उन्हें टेंडर सौंपा गया है, जिस वर्क के लिए दिया गया है। उसके बाद और भी मेंशन होते हैं क्या कि आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे कंक्रीट का, उसमें जो वाइब्रेटर यूज करेंगे, ठीक है, वो वाइब्रेटर के थ्रू कंक्रीट का कॉम्पैक्शन होना चाहिए, इस चीज़ का भी मेंशन होता है। कंक्रीट को जो मिक्स करना होता है, कंक्रीट को मिक्स करेंगे हमेशा मशीन से ही, हाथ से मिक्सिंग करने वाला चीज़ें अलाउ नहीं होती है। ठीक है। और वाइब्रेटर का इंतजाम भी आप खुद करेंगे, ये मालिक की तरफ से आपको, ऑनर की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो ये सब स्पेशल कंडीशन उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेशल कंडीशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 4 तरह के फॉर्म का यूज किया जाता है। 2 फॉर्म यूज होता है आपको आइटम के रिगार्डिंग, और 2 फॉर्म होता है आपको टेंडर के रिगार्डिंग। ठीक है। दो फॉर्म यूज होता है आइटम के रिगार्डिंग, फॉर्म A1 और फॉर्म A2, और 2 फॉर्म होता है आपको टेंडर के रिगार्डिंग। आइटम के रिगार्डिंग का मतलब ये हुआ जिस आइटम का यूज है, ब्रिक्स हो गया, बार्स हो गया, सीमेंट हो गए,
तो उसका अगर परसेंट के हिसाब से रेट अगर लिखा हुआ है, कितना परसेंट सीमेंट लगेगा, कितना परसेंट ब्रिक्स लगेंगे, तो उसके लिए फॉर्म A1 आते हैं। और अगर आइटम रेट के हिसाब से पर बैग सीमेंट या पर नंबर ऑफ ब्रिक्स के हिसाब से अगर लिखा हुआ है तो उसके लिए आता है फॉर्म नंबर A2। सिमिलर केस है, अगर टेंडर जो है परसेंटेज के हिसाब से फिक्स हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से टेंडर का अगर मेंशन किया गया है तो उसके लिए फॉर्म आता है B1। और सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए अगर टेंडर है तो उसके लिए फॉर्म आता है B2 का। तो ये 4 तरह के फॉर्म भी आपको फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 4 तरह के फॉर्म वहाँ पर मेंशन रहते हैं जिसमें ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। 3 तरह के ये शेड्यूल है। तीनों शेड्यूल में एक फॉर्म होता है। शेड्यूल A में भी एक फॉर्म है, शेड्यूल B का भी फॉर्म होता है, शेड्यूल C का भी फॉर्म होता है। तो बात करते हैं एक एक करके तीनों शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल A इज ए स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ मटेरियल सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर बाय PWD स्टोर एंड रेट एट विच मटेरियल्स आर टू बी चार्ज। मतलब ये कि शेड्यूल A एक परफॉर्मा होता है। देखिए परफॉर्मा होता कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म में मेंशन होते हैं क्या क्या। पहले में हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, सेकंड में आता है आपका पार्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है इसके बारे में यहाँ पर मेंशन होगा। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी यूज हुआ है, कितना क्वांटिटी इशू हुआ है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बारे में मेंशन होता है। उसके बाद किस रेट से इशू हुआ है, उसका रेट क्या था तो रेट के बारे में यहाँ पर मेंशन आता है। और किस डिलीवरी प्लेस क्या है, किस प्लेस पर किस जगह पर उसे डिलीवर किया गया है उसके बारे में यहाँ पर ये मेंशन होता है। ये शेड्यूल A फॉर्म है। ध्यान रहे शेड्यूल B भी सेम होता है, लेकिन वहाँ पर एस्टिमेटेड क्वांटिटी रहता है कि काम को ख़त्म करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जितना क्वांटिटी होगा, जितना रेट होगा और जिस प्लेस पर होगा, ठीक है, इतना मेंशन होने के बाद लास्ट में सिग्नेचर रहता है किसका, जो ऑनर है, जो अथॉरिटी है, जहाँ से चीज़ों को सप्लाई किया जाना है, जहाँ से उसे इशू कराया जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको शेड्यूल A जो है फॉर्म के बारे में क्लियर हुआ होगा। शेड्यूल A फॉर्म आखिर है क्या, ठीक है, इसमें यह सब चीज़ें मेंशन रहती है। बात कर लेते हैं शेड्यूल B के बारे में। शेड्यूल B जो है, देखिए शेड्यूल B कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, सभी आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है क्वांटिटी का, यानी कि शेड्यूल A में जितना घटा उतना वहाँ से मांगते चले गए। जैसे आज 10 बोरी सीमेंट का काम है, कल फिर 20 बोरी का सीमेंट का काम लगा, तो उस तरह से चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट करते चले गए। लेकिन शेड्यूल बी में टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी को ही देखा जाता है कि टोटल एस्टिमेटेड क्वांटिटी हमारा यूज कितना होना है, उसके हेल्प से वो टोटल रेट को वहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, रेट पर यूनिट द अमाउंट ऑफ ईच आइटम एंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑल आइटम्स। ए कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू इंसर्ट हिज रेट ऑन शेड्यूल B ओनली। कॉन्ट्रैक्टर जो है शेड्यूल B फॉर्म में ही अपना रेट को इंसर्ट करते हैं। मतलब ये कहने का कि आपको जैसे इसका फॉर्म हम बनाना चाहें तो इसका जो शेड्यूल का फॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेंशन होगा, सबसे पहले वाले लाइन में सीरियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम होगा, आइटम का नाम होगा, कौन सा आइटम है, यहाँ पे सीमेंट है कि सैंड है कि एग्रीगेट है कि आपका बार्स है, ठीक है, कि वुड वर्क हो रहा है कि प्लास्टरिंग वर्क है, इस सब के बारे में यहाँ पर मेंशन होता है। एस्टिमेटेड क्वांटिटी, यहाँ पर एस्टिमेटेड क्वांटिटी होगा। पहले वाले में था यहाँ पर क्या कि क्वांटिटी कितना यूज है उसके लिए मेंशन था। 10 बोरी सीमेंट चाहिए तो अभी 10 बोरी का ही मेंशन था, लेकिन एस्टिमेटेड कि 500 बोरी सीमेंट में ये कंप्लीट हो जाएगा तो 500 बोरी यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है टेंडर रेट यहाँ पर होता है। टेंडर रेट यहाँ पर उसके बाद आएगा, टेंडर रेट होगा यहाँ पे कि कितना ज़्यादा आपका रेट है वो टोटल क्वांटिटी के हिसाब से, और प्रत्येक यूनिट का कितना रेट है यहाँ पर वो रहेगा, पर यूनिट यहाँ पे रेट मेंशन रहता है। और उसके बाद टोटल इसको कंप्लीट करके इसका अमाउंट यहाँ पर लिखा रहता है, और लास्ट में साइन रहेगा उस अथॉरिटी का या उस ऑनर का जिसके यहाँ से इसको इशू होना है। तो इस तरह का ये शेड्यूल B एक फॉर्म होता है। देखिए फॉर्म यहाँ पर हमने अटैच नहीं किया हुआ है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम यहाँ पर फॉर्म B उसको भी अटैच कर देंगे, आपको बता देंगे कितने तरह के इसमें जो फॉर्म यूज आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शेड्यूल सी के बारे में। शेड्यूल सी जो है ये क्या होता है, तो शेड्यूल सी में देखिए शेड्यूल सी भी क्या होता है, एक लिस्ट होता है, ये भी एक फॉर्म, एक ये भी परफॉर्मा ये फॉर्म ही है जिसमें आइटम के बारे में मेंशन होता है स्टैंडर्ड पेज के साथ में। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डिटेल्स, उसमें डिटेल्स स्पेसिफिकेशन रहते हैं और पेज नंबर के साथ में वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन रहती है। इट इज़ द लिस्ट ऑफ आइटम along with item number, standard page number of detailed specification, booklet specification, item number and specification. This is for machinery, special plant rates etc. ठीक है, शेड्यूल सी क्या होता है कि आपको आइटम नंबर के साथ में स्टैंडर्ड पेज नंबर भी मेंशन होगा और उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा, और ये जो यूज होता है मशीनरी के लिए, स्पेशल प्लांट्स के लिए और उसके रेट्स के लिए इस शेड्यूल सी को यूज किया जाता है। ये भी एक परफॉर्मा ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के लिए कि स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आते हैं। Specifications are written instruction provide regarding work, its nature, workmanship to be employed in construction and the method, precaution etc. इस स्पेसिफिकेशंस में आपको जो मेंशन रहते हैं कि आपने जो कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट यूज करना है उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क क्या होगा, जो आपने एम्प्लॉयड किए हुए हैं मेथड को, उसका मेथड कौन सा होगा, उसमें क्या आपने प्रिकॉशन रखे हैं, वर्कमैनशिप का नेचर क्या होगा, उस सब के बारे में स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रहता है। सपोज आपने कहा कि हम सीमेंट मंगाएंगे 2 स्टेट दूर से, और आपका सीमेंट आने में अगर डिले हुआ और काम उससे प्रभावित होता है तो वो चीज़ें भी वहाँ पर देखी जाती है कि आप सीमेंट कहाँ से लेकर के आएंगे, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या लाने का, और कितने समय में आपको ये वहाँ से डिलीवर हो जाया करेगा। अगर आपने सीमेंट के लिए टेंडर लिया है तब, अगर काम करने के लिए टेंडर लिए हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से इसमें स्पेसिफिकेशंस बनेंगे। मतलब इसमें डिटेल्स रहते हैं एवरीथिंग का। डिटेल्स मतलब कि आपका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन होता है मटेरियल का, लेबर का, मशीनरी का, जिसका आप यूज करने वाले हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिकेशंस में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट है एक कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग। कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग, अगर वहाँ पर ड्राइंग जरूरी है तो वहाँ पर ड्राइंग आपको देना है, मतलब जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसका प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। जैसे किसी बिल्डिंग को अगर बना रहे हैं, कोई स्टेयरकेस बना रहे हैं, चाहे कोई लिफ्ट बना रहे हैं, जिस किसी का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका प्लान, उसका सेक्शन और उसका एलिवेशन तीनों ड्राइंग के फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होना चाहिए टेंडर के साथ में। यानी कि ऐसा आपका प्लान होगा, ऐसा सेक्शन होगा, ऐसा एलिवेशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और लास्ट वन है, लास्ट में ऐड करना चाहेंगे इसका शेड्यूल रेट। दिस इज द रेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क विच हेल्प कॉन्ट्रैक्टर इन प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, तो शेड्यूल रेट होता है सबसे लास्ट में, जिसमें एक साथ ये मेंशन होता है ताकि एस्टिमेट करने में इजी होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये 12 चीज़ें थी, ये 12 पॉइंट्स थे जो टेंडर डॉक्यूमेंट में ज़रूरी होते हैं और जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब 12 आइटम को एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या था। तो सबसे पहले होता है टाइटल पेज, टाइटल पेज के बाद इंडेक्स, फिर टेंडर नोटिस, जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेशल कंडीशन, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल ए बी सी, स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग एंड शेड्यूल डेट। ठीक है, ये 12 आइटम है जो कि टेंडर डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।